कैलाश मानसरोवर। ये यात्रा खत्म करने के बाद हर कोई मिलता है तो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, भाई तुम्हारा यात्रा का टोटल खर्चा कितना हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा, क्या प्रोसेस रहा आपका, आप लोग कहाँ पे नाइट स्टे किया, कहाँ पे खाना खाया, नेपाल में खाना कैसा था, रिटर्न कैसे आए। बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज आरजे, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। थंबनेल देख के आपको पता चले गया होगा आप आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले कैलाश मानसरोवर का यात्रा का टोटल कॉस्ट, कितना खर्चा रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या प्रोसेस रहता है, वो पूरा आज इस ब्लॉग में बातचीत करने वाले हैं कि 2026 में अगर किसी को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी हो तो वो कैसे करेगा। ये पीछे व्हाइट बोर्ड इसी के लिए लगाया है ताकि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप का सब कुछ आपको बोल सको। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोसेस के साथ आपको कोई भी तकलीफ नहीं पड़ेगी। तो नोट और पेन साथ में लेके बैठ जाना ताकि आपको भी अगर फ्यूचर में प्लान करना हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हम लोगों को कैसे करना है। सो गाइज, फर्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए होगा। फर्स्ट आपका लगता है वोटर आईडी कार्ड, दूसरा हमारा लगता है आधार कार्ड। अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई कोई नहीं, आप एक आधार कार्ड लेके चले जाओ और वोटर आईडी कार्ड का कोई जरूरत नहीं पड़ता। तो मैं बोलता हूँ वो भूल मत करना, वहां पे कंपलसरी वोटर आईडी कार्ड चाहिए ही चाहिए होगा। उसके बाद हाँ, अदर ऑप्शन में साइड में आप आधार कार्ड रखो ताकि आपको आगे कोई होटल में अगर चेकिंग करना हो तो कोई और दिक्कत ना आए। तीसरा चीज मैं डॉक्यूमेंट में बोल रहा हूँ कि अगर हो सके तो पासपोर्ट लेके जाओ। हर कोई ट्रैवल ब्लॉगर जाता है तो लगभग 99% वो इंटरनेशनल राइड करता है तो वो पासपोर्ट हमेशा साथ में रखता है। तो मैं बोलता हूँ पासपोर्ट आप लेके ही जाओ। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है, मतलब 2000-2500 जैसा हो जाता है, कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं आता, लेकिन उससे आपकी आइडेंटिटी बहुत मजबूत रहती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जब आगे आपका टॉपिक में बात होगा तब आपको पता चलेगा कि ये पासपोर्ट क्यों जरूरी है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया। अभी हमारा सेकंड आता है पर डे का कॉस्ट। पर डे का हमारा टोटल कॉस्ट, मतलब हम लोग साइकिल राइड करके गए थे तो हमारा पर डे का टोटल कॉस्ट कितना रहता था, मतलब पर डे का कितना खर्चा रहता था हमारा। तो हमारा पर डे का 300 रुपया जैसा खर्चा लगता था। 250 से 300 के बीच में हमारा हो जाता था। उसमें हमारा सुबह का नाश्ता रहता था और दोपहर में मान लो कोई फ्रूट सलाद लिया, हमने लस्सी लिया, लिक्विड में जूस पिया, वैसे रहता था। उसमें एक टाइम का खाना हमारा रहता था। तो हम लोग बस ऐसे ही, ये हमारा शेड्यूल था और इसमें लगभग मान लो 250 से 300 के बीच में हमारा हो जाता था। अभी वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्या क्या खाते हो, 2 टाइम का खाना खाते हो, सुबह में नाश्ते में क्या लेते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो आप अपने हिसाब से वो सब क्लियर कर दो कि आपका टोटल दिन का खर्चा कितना रहता है। दूसरा, अगर मान लो आप पर डे का 100 किलोमीटर कवर करते हो साइकिल राइड से, अभी ये मैं सिर्फ साइकिल राइड के लिए बोल रहा हूँ, आने वाले ब्लॉग में वो भी बताऊंगा कि बाइक राइड से अगर करना हो, गाड़ी से करना हो तो वो कैसे कर सकते हो, लेकिन अभी मैं साइकिल राइड से बोलता हूँ। मान लो आप पर डे का 100 किलोमीटर कवर कर लेते हो और आपको सबसे पहले जाना होगा लखनऊ तक। अगर गुजरात या राजस्थान की ओर से आप लोग कर रहे हो तो लखनऊ तक का हमारा यहाँ से डिस्टेंस लगता था लगभग 1200 किलोमीटर और उसके बाद रुपये दिया जाना होता हमारा, तो 1400 में लगभग हमारा 15 दिन जैसा लगभग हो गया। तो उसका हमारा वो 15 दिन और नेपाल के अंदर हमारा 15 दिन, ऐसे हमारा 1 मंथ हमारा पूरा लग गया। तो उस हिसाब से हमारा 300 के हिसाब से हमारा टोटल खाने पीने का 9 से 10 हजार जैसा हो गया था। और इससे बढ़ भी सकता है और इससे कम भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड रहेगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से जा रहे हो, कैसे राइड करते हो। आपको पहुंचना होगा रुपये दिया से नेपालगंज बॉर्डर होते होते, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। तो वो अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो। अभी ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है हमारा नाइट स्टे। मेन इंपॉर्टेंट, रात को रोकने का जगह, नाइट स्टे कहाँ पे आप रहते थे। अभी मान लो बाइक गाड़ी वो तो सब सेट हो जाता है बड़े बड़े, लेकिन साइकिल वालों का कहाँ पे होता है। तो एक एडवाइस देता हूँ, आप सुबह में मत खाओ, सुबह में सिर्फ लिक्विड लो, और क्योंकि साइकिलिंग में भी बहुत आसानी होगी। रात में सिर्फ एक टाइम खाना खाओ।
और हाईवे पे मान लो आपका डिस्टेंस खत्म होने को आया है, आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा पर डे का 100 किलोमीटर जैसे मेरा कवर होने को आया, तो अच्छा सा हाईवे पे ढाबा ढूंढो, ढाबा टाइप होटल आती है, और ऐसी जगह ढूंढो जहां पे ज्यादा ट्रक्स खड़े हो। उससे आपको एक तो अंदाजा आ ही जाएगा कि ज्यादातर जहां पे ट्रक्स खड़े हो गए वहां पे खाना बहुत अच्छा होगा। तो लगभग 100 में से 99% वो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है उस होटल का। ओनर से जाओ, बातचीत करो कि सर जी हम ऐसे राइड कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हमको शाम को खाना इधर ही खाना है, हमारा नाइट का रुकने का व्यवस्था आप कर दोगे। तो 100 में से लगभग 99% वो ढाबा वाला वो अच्छी आपकी व्यवस्था कर देगा। उनसे बातचीत करना, रिक्वेस्ट करना, और वो हो ही जाएगा, और वो भी फीलिंग समझ से है। उसके बाद आता है, मान लो अगर कहीं पे ऐसा लोकेशन आया जहां पे ऐसा ढाबा टाइप होटल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा रहता है पेट्रोल पंप्स। अभी पेट्रोल पंप्स को हर हमेशा दूसरे ऑप्शन में ही रखना, जितना हो सके उतना ढाबा टाइप होटल ही ढूंढना, क्योंकि अभी पेट्रोल पंप में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे ऐसे रुकने नहीं देते। 100 में से मतलब मान लो 70 से 80% ऐसा है कि आपको शायद रुकने की व्यवस्था वो कर देंगे, वो भी आपको बाहर टेंट वेंट लगाना होगा, बाकी वो कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। अभी पता नहीं सेफ्टी के हिसाब से वो कुछ भी पता नहीं है, तो वो उस हिसाब से रहेगा। लेकिन वो दूसरे ऑप्शन में एक नहीं तो दूसरे बम नहीं तो तीसरे बम में आपका सेटिंग हो जाएगा। हमारा भी 2-3 बार थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तब से हमने लगभग ऐसे पेट्रोल पंप पे हमने कहीं पे स्टे नहीं किया, 1-2 बार बस किया था, बाकी नहीं किया था। जब आप नेपाल में जाओ तो ये सेम ही चीज फॉलो करनी होगी। वहां पे मान लो ऐसे पेट्रोल पंप ज्यादा नहीं है, मतलब हम जिस रूट पे जाएंगे वो रूट पे इतने ज्यादा पेट्रोल पंप्स नहीं होंगे, तो वहां पे छोटे छोटे होम स्टे होंगे, क्योंकि वो पूरा कच्चा रास्ता होगा। तो वहां पे आप शाम को जब खाना खाओगे तब वो ओनर से बातचीत करना, तो वो क्या यहाँ पे वो वहां पे नेपाल में अच्छा रूल है, आप वहां पे शाम को खाना खाते तो वहां पे रुकने की व्यवस्था वो लोग कर देते हैं। छोटी जगह होगी, इतनी कोई फैसिलिटी नहीं होगी ज्यादा, लेकिन हाँ शाम को वहां पे व्यवस्था हो जाएगी रात को सोने की आपकी। तो आपका नाइट का, रहने का, स्टे का इंडिया में, नेपाल में सब कुछ क्लियर हो गया। उसमें कोई एक आध जगह पे आपको अगर होटल लेना पड़े तो ठीक, बाकी कोई वो खर्चा आएगा नहीं। तो ये हमारा खाना पीना और नाइट का स्टे टोटली लगभग 10 से हमारा 11,000 के 12,000 के आसपास हमारा खत्म हो जाता है। वो आप समझ जाना, मैं डॉक्टर की तैयारी कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। अभी चौथा हमारा पॉइंट आता है बॉर्डर क्रॉसिंग। अभी बॉर्डर क्रॉसिंग में क्या प्रोसेस रहता है? कुछ प्रोसेस नहीं रहता है। आप जाओ शांति से, जो भी हो अच्छे से बातचीत करो उनसे, जो भी हो, जो आपका प्लान है वो उनसे बातचीत करो। मतलब इंडिया की ओर से आप जाओगे तो वो बातचीत करेंगे कि भाई कहाँ पे जा रहे हो, क्या विजन है तुम्हारा, जो भी हो साफ साफ बता दो। और आइडेंटिटी आपकी मांगे तो पासपोर्ट दिखाना, वहीं पे आपकी आइडेंटिटी बहुत मजबूत होगी। तो वही सेम प्रोसेस होगी वहां पे, तो ज्यादा तो कुछ चेक नहीं करेंगे। और उसके बाद आएगा नेपाल। एक साइड आएगा हमारा इंडिया का चेक पोस्ट और एक साइड आएगा नेपाल का चेक पोस्ट। नेपाल में जाना, वहीं पे भी सेम प्रोसेस, आपका आइडेंटिटी पूछेगा, बातचीत करेंगे कहाँ जाना है, क्यों जा रहे हो, क्या विजन है, तो वो सब कुछ साथ करेंगे। वहां पे आइडेंटिटी आपकी मांगे, आप बिना झिझक पासपोर्ट दिखा दो और जो हो सच हो वही आप बोल दो। हमारा तो कुछ चेक भी नहीं किया था, सामान भी चेक नहीं किया था। तो वो एक रहता, अच्छे से बातचीत करते हो तो वो भी समझ सकते हैं। तो वो और कोई ज्यादा कोई इश्यू नहीं आया था वहां पे, तो आराम से बहुत लोग, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। उसके बाद आता है हमारा नेपालगंज, और नेपालगंज में आपको वहां पे स्टे वे अच्छी जगह पे ढूंढ के कर लेना, ठीक है। अभी ये हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग का सब कुछ खत्म हो गया। अभी हमारा 5वां पॉइंट आता है परमिट एंड परमिशन। अभी ये मेन पॉइंट ध्यान में रखना, परमिट एंड परमिशन। तो बाइक वालों का लगता है भंसार और परमिट, गाड़ी वालों का भी सेम रूल है, लेकिन साइकिल वालों का सिर्फ लगता है परमिट। वो भंसार कुछ नहीं लगता। मतलब आप साइकिल लेके जा रहे हो, आराम से जाओ, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप कैलाश मानसरोवर की राइड करते हो तो आपका लगता है हुमला का परमिट। ये जितना भी हम कैलाश मानसरोवर, सिमिकोट, ये सब हुमला डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहां पे लगता है परमिट। और परमिट लगता है एक वीक का $75 जैसा, वो डॉलर में होगा, आपको पे करना होगा। पहले शायद
$45 या $55 जैसा ऐसा था, और अभी रिसेंटली वो $75 जैसा हो गया। 5 दिन का या शायद 7 दिन का जैसा लगता है। तो वो आपको, मेरा ऐसा मानना है कि आप वो ऑनलाइन ही अप्लाई करना, क्योंकि वो बीच में एजेंट होते हैं, वो थोड़ा बहुत बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। तो ऐसा कुछ थोड़ा बैड एक्सपीरियंस हमारे 1-2 जगह हुआ। ये $75 ऐसा हमारा एक जगह पे हुआ। उन्होंने हम लोगों से बोला कि 14,000 रुपया होगा आपका परमिट का। तो वैसा थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आप हो सके वो तो ऑनलाइन ही कर लेना, और जितने भी चेक पोस्ट आएंगे वहाँ पे आपको शो करना होगा। और परमिशन का तो मतलब मान लो और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड जोन है, तो वो संभल के चलना वहाँ पे, अगर साइकिल से प्लान कर रहे हो। बाइक से तो और कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड रहती है, तो वो आराम से आप लोग कर लोगे। परमिट एंड परमिट का क्लियर हो गया। एक वीक का $75 जैसा होता है, और एक्स्ट्रा दिन रहोगे तो उस हिसाब से वहां से एजेंट से बातचीत कर लेना, या तो ऑनलाइन चेक कर लेना आप लोग। उसके बाद आता है हमारा 6ठा पॉइंट, रिटर्न। आप सिमीकोट से जाओगे कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर व्यू पॉइंट से सीधा वापस आओगे सिमीकोट। सिमीकोट से आपका नेपालगंज तक जाने का बस का व्यवस्था वहाँ पे हो जाता है, और वो स्पेशली इसीलिए बना होता है। वो बस थोड़ा अलग टाइप का बस होता है, खटारा बस उसको बोलते हैं। और वहाँ पे जाना है, वहाँ पे वो टिकट बुक करने वाला बैठा ही होगा, तो वहाँ उनके साथ बातचीत करने से वो सेटिंग सब हो जाएगा। वो जब टिकट का बोले तब उनसे पहले भावताल नक्की कर लेना कि वो कितना है। वो बोलेगा थोड़ा ज्यादा, मतलब 4500 से 4500 से 5000 जैसा बोलेगा हमारा इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। आप उनके साथ भावताल करना, और जितना हो सके वो उतना कम लाना। अगर मान लो 3500 से 4000 के बीच में आ जाता है तो वो सही है, लेकिन 4000 के ऊपर मत देना। वो 4000 के ऊपर उनसे बातचीत करना, और उससे ऊपर मत देना, क्योंकि वो बहुत मतलब देखेंगे कि अगर विदेशी है, बाहर से आए टूरिस्ट है, तो वो ज्यादा लेते हैं। तो उस हिसाब से वो थोड़ा बातचीत करना। हाँ, वो फिर बाद में सेट हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद नेपालगंज से आने के बाद आपको 1 दिन लगभग स्टे करना होगा। सिमीकोट से नेपालगंज आने का लगभग आपका लगेगा 2 से 2.5 दिन जैसा। उसके बाद आपको शायद नाइट में उतारेगा। उसके बाद 1 दिन रुको वहां पे नेपालगंज में कहीं पे, फिर आपको वहां से आना होगा रुपेदिया। नेपालगंज का जो बॉर्डर वो क्रॉस करके रुपेदिया में एंटर होना होगा। रुपेदिया से बाद आपको इंडिया के में जो भी सेंटर में जाना है वहीं से आपको व्हीकल मिलेगा। मान लो आपको लखनऊ के साइड जाना, आपको गोरखपुर के साइड जाना है, आपको वहीं से मिलेगा। तो हमारा था लखनऊ। अभी वहां पे 2 ऑप्शन है, एक टैक्सी और एक बस से। टैक्सी से अगर जाते हो तो आपका लगभग 2 से 2,500 जैसा लगेगा, और बस से जाते हो तो 1000 जैसा, 400-500 रुपया आपका टिकट लगेगा लखनऊ के लिए मैं बोल रहा हूँ, और 400-500 रुपया जैसा लगेगा साइकिल का। तो उसमें आप पहुंचाओगे लखनऊ। लखनऊ से फिर आपका ऑप्शन होता है ट्रेन, या आपका जो भी हो। हमारा तो क्या ट्रेन ही रहता है, लॉन्ग रूट रहता है, और मैं जितनी भी बार ऐसे कोई ड्राइव करता हूँ तो मैं तो ट्रेन से ही साइकिल के साथ आ जाता हूँ अपने सेंटर पे। तो वही है। फिर आपका अपने हिसाब से वो खर्चा देख लेना कि ट्रेन से आप लखनऊ से जिस सेंटर पे जा रहे हो वहां पे कितना टोटल खर्चा आता है। तो ये टोटल हमारा रिटर्न का प्रोसेस था। ठीक है, अभी मेन कि ये पूरी राइड का टोटल खर्चा कितना आता। लास्ट हमारा 7 पॉइंट, टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट हमारा रहा 10,000 रुपया खाने पीने का। मतलब आप 1 महीना जैसी, 1 से 1.25 महीना ऐसी राइड रहेगी, मतलब 10 से 12,000 गिनते हैं हम, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले लेते हैं। उसके बाद आपका परमिट का खर्चा आएगा वो 7,500 रुपया जैसा आएगा। $75 के 100 रुपए के हिसाब से हम अप्रोक्सीमेटली देख लेते तो 7,500 जैसा वो खर्चा आएगा। उसके बाद आपका नेपालगंज से रिटर्न सिमीकोट से नेपालगंज आने तक का आपका खर्चा लगभग लगेगा, हम लोग 4,000 लिख लेते हैं। उसके बाद आपको नेपालगंज से रुपेदिया तो 6-7 किलोमीटर है, आप वैसे ही साइकिल चला के आ जाना। उसके बाद रुपेदिया से आपका लखनऊ तक हम लोग बोल रहे हैं, तो वहां तक खर्चा आपका आएगा 1,000 रुपया। मैं प्रीफर करता हूँ बस में ही जाना, बस में बहुत सेफ रहता है। और बहुत सारे ऐसे बस वाले हैं कि वो नहीं भी जाने लेके जाएंगे,
लेकिन उनको रिक्वेस्ट करना तो वो लेके चले जाएंगे। उसके बाद हमारा लखनऊ से हमारा खर्चा हुआ था हमारे सेंटर तक आने का, वो था 2000 रुपया जैसा। तो टोटल हमारा कॉस्ट हुआ 17,500, 21,500, 22,500, 23,500, 24,500। तो हमारा 24,000 से 25,000 तक का हमारा टोटल कॉस्ट ये कैलाश मानसरोवर की राइड का है। आई होप है सब कुछ अभी तक का जितना भी प्रोसेस है वो आपके दिमाग में आ गया होगा। नहीं आया होगा और भी कुछ क्वेश्चन हो ये राइड के रिलेटेड तो कमेंट में लिखना, ताकि मैं आपको सही में आंसर दे दूंगा। ये अभी का 2026 का मैं अभी राइड एक खत्म करके आया। व्लॉग्स मेरे अंदर चैनल के अंदर है, आप जाके फ्री होके देखना कैसा कैसा रूट रहता है। तो वो सब मतलब इतना भी टफ नहीं है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत नए नए एक्सपीरियंस हो गए। बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ पे नेटवर्क्स नहीं है, तो उस हिसाब से थोड़ा वो प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। मेंटली बहुत प्रिपेयर होके जाना। वो बहुत जगह चैलेंज करती है और बहुत मजा भी आता है, बहुत सारे नेचर भरा हुआ है। और तो मैं तो कहता हूँ कि आप प्लान करो। और भी कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को नीचे कमेंट में लिखना, तो मैं उसका आंसर दूंगा। दूसरा, अभी तक जिसने ये हमारा ब्लॉग देखा है तो प्लीज दिल से एक बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, ताकि आपके भाई को भी सपोर्ट मिलता रहे। और अगर मान लो किसी को बाइक से करना है ट्रिप, किसी को गाड़ी से ट्रिप करना हो और उसका कॉस्ट कितना रहता है, वो प्रोसेस कैसा रहता है, तो मेरे को कमेंट में उसका पार्ट के लिए भी आप लिख दो कि बाइक्स के रिलेटेड आप टोटल कॉस्ट का यहाँ पे या कितना प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट रहता है, उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो मैं बनाऊंगा 100%। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, टाटा।